जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में। आज हम हिंदी व्याख्याता का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। आप लोगों को जानकारी देनी थी कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप में महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आपको हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप के सभी कोर्स में अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आपके जो भी आपको कोर्स में एनरोलमेंट अपनी करवानी है, चाहे वो हिंदी व्याख्याता का कोर्स हो, चाहे वो इंग्लिश व्याख्याता इट मीन्स इंग्लिश लेक्चरर का कोर्स हो, चाहे वो सहायक शिक्षक या सीजी टेट का कोर्स हो, इन सभी कोर्स में आपको अप टू 50% का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। लेकिन ये डिस्काउंट ऑफर सीमित समय के लिए है क्योंकि ये महाशिवरात्रि ऑफर के अंतर्गत 50% तक की छूट है। आपको इन सभी कोर्स में आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको उनके पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपको आपका डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, यानी कि यदि आपको कहीं पे डाउट है तो आप वो कैसे पूछ सकते हैं, तो 1-to-1 चैट के माध्यम से आप लोग अपने डाउट्स को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। आपको ई नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे और आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो सभी समस्याओं का हल भी किया जाएगा। तो आपको यदि कोर्स में एनरोलमेंट करवानी है तो लेट मत करिए, क्योंकि ये सीमित समय के लिए ही ऑफर है। कहीं ऑफर निकल ना जाए तो आपको ओरिजिनल प्राइस में ही फिर सभी कोर्स मिलेंगे। इसलिए इस ऑफर का लाभ लीजिए और महाशिवरात्रि ऑफर के अंतर्गत आप अपने कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, तो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हमारे मोबाइल ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से जाकर के हमारे मोबाइल ऐप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज टाइप करेंगे तो इस तरीके का आपको आइकन दिखाई देगा। बस आपको इंस्टॉल करना है और कोर्स में एनरोलमेंट करवा लेना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा है उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था काल विभाजन। काल विभाजन के अंतर्गत हमने जो वास्तविक काल विभाजन पढ़ा था, आदि काल का पढ़ा था। आदि काल के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि 1000 से 1350 तक का जो समय है वो आदि काल का समय है। उसके बाद भक्ति काल, उसके बाद रीति काल और उसके बाद आधुनिक काल। किंतु हमने देखा था कि अलग अलग लोगों ने अपने अनुसार काल विभाजन किया था, जिसके अंतर्गत हमने आचार्य शुक्ल के लिए देखा था कि आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन किया है, एवं हमने ये देखा था कि आदि काल के विभिन्न नाम दिए गए हैं। आदि काल को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसके अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल जी ने आदि काल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, साथ ही साथ राम कुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा है। गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। तो आप समझ रहे होंगे कि आदि काल की कितनी महत्ता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे फर्स्ट है ना, पहले नंबर पे है। जैसे कि आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, वीर गाथा काल। इन्होंने कहां से कहां तक बताया, 1050 से 1375 तक का वीर गाथा काल कहा है, किंतु 1000 से 1350 तक का वास्तविक काल विभाजन माना गया है। यह हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था। तो बस हम वहां से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आदि काल की महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। हम क्या देखेंगे बताइए? हम आदि काल की महत्वपूर्ण रचनाएं देखेंगे। आई होप आज की क्लास आपको क्लियर होगी। अचानक से मैं यहाँ से स्टार्ट करती तो आपको थोड़ा सा
परेशानी ये होती कि क्या पढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आदिकाल की प्रवृत्ति कैसी है। ठीक है, महत्वपूर्ण रचनाओं पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको समझनी है कि आदिकाल की प्रवृत्ति कैसी है। तो वीरगाथा काल इसे कहा गया। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत हम ये बोल सकते हैं कि आदिकाल में वीर रस की प्रधानता है, साथ ही साथ इसमें श्रृंगार रस भी है। ठीक है, श्रृंगार रस भी है, लेकिन जो मुख्य रूप से जिसकी प्रधानता है वो वीर रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस तो है, जहां कहीं देखने को मिलता जरूर है, ये पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ, है ना। लेकिन आप यहाँ पे याद रखेंगे कि आपसे पूछा जाएगा किस रस की प्रधानता है, तो वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता देखी गई है। किस काल में, तो आदि काल में। लेकिन आपको इस काल में ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलेगा। किसका अभाव देखने को मिलेगा, तो ऐतिहासिकता का अभाव है, ऐतिहासिकता का अभाव है। याद रखेंगे, है ना, आप लोग एक एक चीज याद रखेंगे। मुख्य रूप से आपको वीर रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस भी है, लेकिन वो मुख्य रूप से नहीं है। ठीक, मुख्य रूप से नहीं है, लेकिन आपके ऑप्शन में आता है तो आप श्रृंगार रस को नकार नहीं सकते हो, आप श्रृंगार रस को भी टिक लगाओगे, क्योंकि एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में जब लिया गया है तो श्रृंगार रस भी लिया गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिला है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ पे हम अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग रूप में आदिकाल को अलग अलग नामों से पुकारा है, जिसके अंतर्गत ये सभी अपनी रचनाओं को पेश किए हैं। यानी कि आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। और आपको ये याद रखना है कि आदिकाल को हम किस नाम से जानते हैं, तो वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, वीर गाथा काल। अब वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, तो वीर रस की अधिकता के कारण। किसके कारण, वीर रस की अधिकता के कारण। यानी कि जितने भी अधिक से अधिक जो साहित्य लेखन के कार्य हुए उसमें किसकी प्रधानता मानी गई है, तो वीर रस की प्रधानता मानी गई है। और इस काल में ही क्या लिखा गया है, रासो साहित्य लिखा गया। क्या लिखा गया था, तो रासो साहित्य लिखा गया था, और जो कि वीर रस पर आधारित है। रासो साहित्य पूछ लिया गया, रासो साहित्य किस रस पर आधारित है, तो ये वीर रस पर आधारित है। किस पर आधारित है, वीर रस पर आधारित है। तो अब तक क्या क्या पढ़ा हमने, मैं ये मानती हूँ जब आप क्लास देख रहे हैं तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आप टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, है ना, क्लास अटेंड कर रहे हैं, कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे। एक एक चीज महत्वपूर्ण यहाँ पे बताई जा रही है, कुछ भी आपके एग्जाम से भिन्न नहीं बताया जा रहा है। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि जब आप लेक्चर सुनने के लिए बैठे तो टाइम पास के लिए मत बैठिए, अदरवाइज मत देखिए, है ना, क्योंकि आप अपना समय, कीमती समय वेस्ट मत करिए। ठीक, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए, या फिर आप अलग से या फिर आप सुन लीजिए और अलग से फिर अपना नोट्स जरूर बनाइए। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा आपको कि आदिकाल को हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। हम क्यों इसको वीर गाथा काल कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक जो भी साहित्य लेखन के कार्य हुए उसमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिली है। और इसी काल में रासो साहित्य का लेखन हुआ है, और रासो साहित्य में जिस रस की प्रधानता है वो वीर रस है। आई होप क्लियर होगा। तो हम ये बोलेंगे कि आदिकाल में क्या देखने को मिला, वीर रस देखने को मिला। यहाँ पे यदि हम आगे बढ़े, ये जो रचनाएं हैं वो आपके पास भी होंगी, आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास बुक होगी, तो आप बिल्कुल देख लेंगे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनो, ठीक। और यदि हम बात करें कि आदिकाल की बोली क्या है, आदिकाल की बोली क्या है,
तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि इसकी मुख्य बोली क्या मानी गई है? खड़ी बोली रही है। आदिकाल की बोली क्या रही है? खड़ी बोली। ठीक, याद रखना आप लोग। फिर इसमें हम आगे यदि बढ़ें तो आपको ये जानने को मिलेगा कि बाहुबली रासो साहित्य में वीर रस की प्रधानता। और यदि आपसे पूछ लिया गया कि बाहुबली रास किसने लिखा है, ये आपका यदि प्रश्न बना, तो बाहुबली रास के रचयिता हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। ठीक है। क्यों मैंने इसको आपको बताया? क्योंकि ये हिंदी का प्रथम रास काव्य है। क्या है ये? जो कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया बाहुबली रास जो है हिंदी का क्या है? हिंदी का यहां पे लिख रही हूं, हिंदी का प्रथम रास काव्य है। प्रथम रास काव्य है। ठीक है। आपके एग्जाम में यदि पूछा गया कि हिंदी का प्रथम रास काव्य क्या है, तो बाहुबली रास है। किसके द्वारा लिखा गया? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज में लिखूंगी, इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़े तो पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो वीर है ना। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? तो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है आपका चंद बरदाई के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? चंद बरदाई जो कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, है ना। तो पृथ्वीराज रासो को क्या कहा जाता है? ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। ऐतिहासिक महाकाव्य है, याद रखना आप लोग, है ना। ये चीज को याद रखेंगे आप लोग, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य। और इससे पहले हमने क्या देखा था कि हिंदी का प्रथम रास काव्य क्या है? तो बाहुबली रास किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया। एवं पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। ये जो है ये पृथ्वीराज रासो क्या है? तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य है। इससे पहले हमने एक और क्या चीज देखा था कि रासो साहित्य लिखा गया था आदिकाल में, जो कि वीर रस की इसमें प्रधानता, वीर रस पर आधारित है। रासो साहित्य इसी काल में लिखा गया था। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया पृथ्वीराज रासो, आगे बताई हूं ना, क्योंकि ये सब क्या है? इंट्रोडक्टरी पोर्शन है। यदि हम ये नहीं जानेंगे तो हम बहुत सारी चीजों को मिस आउट कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम देखें, बाहुबली रास हमारा हो गया, चंद बरदाई वाला हो गया। ठीक, चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे अपनी प्रमुख रचनाओं में आ जाते हैं। तो आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाओं को हम देखने जा रहे हैं। आदिकाल की जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास। क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास किसके द्वारा है? तो शालीभद्र के द्वारा लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया। बुद्धि रास शालीभद्र के द्वारा लिखा गया। वीसल देव रासो नरपति नालह के द्वारा लिखा गया है। याद भी करते हुए चलना है। मैं यहाँ पे केवल मैं बोल रही हूँ, आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें, ऐसा नहीं करना है। अपने को याद भी करते हुए चलना है। एक बार और रिपीट करूंगी, शालीभद्र की, इस पेज में शालीभद्र की 2 रचनाएं, क्या क्या? दोनों में रास रास लिखा है। ठीक है। तो ये तो हमने अपनी पहली क्लास में ही देखा था। पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई, वीसल देव रासो, नरपति नाला। ये आई होप आप सभी को याद भी होगा। इसको थोड़ा सा याद करते हैं। भरतेश्वर बाहुबली रास शालीभद्र, बुद्धि रास शालीभद्र। ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में, यहां पे आते हैं।
जीवदया रास आसगु, हमीर रासो शारंगधर, चंदन बाला रास आसगु, फिर खुमान रासो दलपति विजय, गौतम स्वामी रास उदयवंत, नेमीनाथ रास सुमति गुणी, वसंत विलास असात। ठीक है, फिर आगे क्या है हमारा, भविष्य कथा धनपाल, जस हरिचरित पुष्पदंत, श्रावकाचार देवसेन, हेमचंद्र शब्दानुशासन। हेमचंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में आता है। हेमचंद्र शब्दानुशासन हेमचंद्र, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र, प्रबंध चिंतामणिन चिंतामण, मेरुतुंग कवि, फिर उपदेश रसायन रास जिन्न दत्त सूरी। ये क्या है, आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक, आपको इनको याद करना है। क्या करना है, आपको इनको याद करना है। नोट्स तो हमारे पास में काफी रहता है ना, पीडीएफ हमको आसानी से मिल जाता है, बुक भी अपने को मिल जाती है, लेकिन अपने को यदि ये चीज याद हो जाए और एग्जाम में हम इसको रेप्लिकेट कर पाए, ये महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हमने आदिकाल की महत्वपूर्ण रचनाएं देखी। इसके बाद हमारा आता है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, तो मत्स्येंद्र नाथ गोरक्षनाथ। अभी जो उत्तर प्रदेश के जो माननीय श्री मुख्यमंत्री जी हैं, वो कौन है, तो वो गोरक्षनाथ पीठ, वो क्या है, पीठाधीश्वर है, गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर हैं। ठीक है, तो वही है, यानी कि वो नाथ संप्रदाय से ही आते हैं। ठीक, यहाँ पे यदि हम देखें तो नाथों का जो संबंध होता है वो भगवान शिव से होता है। इस साधना में हठ योग का विशिष्ट महत्व है। लिखा है हठ, जिसके अंतर्गत हा और ठा दो शब्द से मिलकर के बना है ये हठ। हठ में जो हा का अर्थ होता है वो सूर्य होता है, और ठा का जो अर्थ होता है वो चंद्रमा होता है। हा का क्या अर्थ होता है, सूर्य। ठीक है, और ठा का क्या अर्थ होता है, तो चंद्रमा, जिसके अंतर्गत इनकी जो साधना है वो सूर्योदय से चंद्र दर्शन तक चलती है। सूर्य का उदय और चंद्र के दर्शन तक इनकी साधना चलती है। शिव से संबंध होने के कारण नाथ संप्रदाय में श्रृंगार का वर्णन मिलता है, परंतु 5 मकारों का इन्होंने पूर्ण निषेध किया है। गोरखनाथ के बाद बालनाथ का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ आपने सुना होगा शायद। ठीक है, बाबा गोरखनाथ के बाद कौन आया, तो आए हैं बालनाथ। ठीक है, बालकनाथ भी देखने को मिलता है, कहते हैं, है ना। तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग इसी तरीके से, जैसे कि हमने काल विभाजन पढ़ा था अपनी पिछली कक्षा में, तो उसके अंतर्गत हम आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इन सभी काल पर विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगली क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को मुझे जो पार्ट ए है, पार्ट ए के अंतर्गत व्याकरण पढ़ना रहता है। व्याकरण के अंतर्गत हम लोग स्वर, व्यंजन ये सब पढ़े रहते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, पर्यायवाची, अनेकार्थी, सभी लोग पढ़े रहते हैं, है ना। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको क्या है, आपको पता है, हमसे क्वेश्चन बनने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन फिर उस लेवल के पूछे जाते हैं। तो हमको मैक्सिमम टाइम क्या करना है, अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है साथ ही साथ। लेकिन हम ना छंद हो गया, अलंकार हो गया, दोहा, चौपाई, ये हम ना नॉर्मल सब एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आपका ये हिंदी व्याख्याता का ही एग्जाम है, जिसमें ये सभी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो अपने को उसको भी कवर करना है। तो मैं ऐसा कोशिश करूंगी कि ये साहित्य वाला जो पार्ट है, हिंदी साहित्य वाला, तो साहित्य के साथ में मैं आप लोगों की अलंकार, किसी दिन अलंकार की क्लास, किसी दिन दोहा, चौपाई, तो ऐसे करके उनको भी मैं लेकर के आऊं, जिससे आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो सके। ठीक, इसी के साथ मैं आज की क्लास को एंड अपनी एनरोलमेंट करवाने के लिए, तो बिल्कुल इसका लाभ लीजिए।
क्यों? क्योंकि अभी महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है जिसमें आपको सभी कोर्स में डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज ओरिजिनल प्राइस में आप लेंगे अधिक पड़ेगा। तो आप लोगों की यदि इच्छा है ज्वाइन करने के लिए, और या फिर आपके पहचान में आपके मित्र, आपके भाई बहन जो भी कोई भी इंटरेस्टेड है, तो उन तक भी वीडियो को शेयर करिए और उनको भी बताइए कि यदि वो इच्छुक हैं लेने के लिए तो ले सकते हैं। ठीक इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। मेरी कोशिश यही रहती है कि यदि आप जो भी समय यदि वीडियो में लगा रहे हैं तो वो आपका समय वेस्ट ना हो। ठीक इसी के साथ आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। आप सभी को जय सिया राम, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।